हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था सब कुछ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कॉमर्स फील्ड में क्या क्या आता है। ठीक है, गुड्स सर्विसेज, दो टाइप के गुड्स के बिजनेस आप कर सकते हो। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड या मतलब गुड्स से रिलेटेड आप ट्रेडिंग कर सकते हो या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या आप सर्विसेज पे डील कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने एक टिपिकल वैल्यू चेन आपको बताई कि एक फुल वैल्यू चेन स्टार्टिंग से लेके कंज्यूमर तक कैसे होती है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या करते हैं। ठीक है, वो क्या वैल्यू एडिशन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझी कि अकाउंटिंग का नीड क्या है, क्यों हमको अकाउंटिंग करनी चाहिए, ओनर को इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, तो वो सारी जो नीड्स हैं वो हमने ओनर के एंगल से अभी पढ़ी है, और भी बहुत सारी नीड्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपको आने वाला है आगे। ठीक है, बेसिक नीड्स आपको पता चल गई कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नहीं की तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अकाउंटिंग किसकी होती है। ठीक है, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, बिजनेस के लिए आप अकाउंटिंग करते हो, और बिजनेस में क्या अकाउंटिंग होगी, ट्रांजैक्शंस की और इवेंट्स की। ठीक है, तो मैंने एक टिपिकल आपको बता दिया कि भाई एक ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, गुड्स खरीद के गुड्स बेचता है, एज इट इज गुड खरीदता है, एज इट इज गुड्स बेचता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है, तो उसका टिपिकल बिजनेस कैसे चलता है, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, फिर मैंने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो माइंडसेट आपको रखना है कि भाई बिजनेस जो है वो ओनर चला रहा है, वो खुद अकाउंटिंग नहीं करता। तो बिजनेसमैन जो है वो अलग है, और अकाउंटिंग जो करेगा अकाउंटेंट वो अलग पर्सन होता है। ठीक है, और इसीलिए हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस एंड बिकॉज ऑफ लॉ ऑल्सो। ठीक है, लॉ के चक्कर में भी आपको सारे रिकॉर्ड्स रखने ही पड़ते हैं, सारे इनवॉइसेस बनाने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ता है, बराबर। ओरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्री, रजिस्टर्ड, अलग अलग लॉ के नीड्स के हिसाब से आप अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स करते हो। ठीक है, तो एक जगह उसको सारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका जो एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्स जिसको आप कहते हो, उसको हम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज करके हम रखते हैं, ताकि हम उसके बेस पे अकाउंटिंग कर पाए, आगे का अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो पाए, और उसी को आप कहते हो बुक कीपिंग। ठीक है, यहां तक हमने सब समझ लिया था। और फिर मैंने आपको बुक कीपिंग में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल भी दिए थे। हर ट्रांजेक्शन में मोर और लेस कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनता ही है, अलग अलग नाम होगा, बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ ना कुछ बनता ही है, और वहीं से आपका पूरा बुक कीपिंग बनेगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसको सिस्टमैटिकली बनाना जरूरी है, ताकि अकाउंटिंग करना ज्यादा आसान हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट अगर आपको ढूंढना पड़ रहा है तो अकाउंटिंग आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, ज्यादा टाइम लगेगा, गलतियां होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर रिकॉर्ड्स जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज करके आपने नहीं रखे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुक कीपिंग के आगे का स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा एंड गोल क्या है आपको पता है, सबसे बड़ा एंड गोल जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो है प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है, हमको ये पता चलना चाहिए कि साल भर जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, उससे हमने नेट नेट प्रॉफिट कमाया है, नेट नेट हमको लॉस हुआ है। और फिर हमारा एक बैलेंस शीट हमको बनाना होता है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, उसको कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, कहां कहां से उसको पैसा आना बाकी है, या कहां कहां पैसा आपका लगा हुआ है। आई रिपीट, कहां कहां से पैसा आना बाकी है, कौन कौन से इंसानों से पैसा आपको मिलना बाकी है एट द पर्टिकुलर टाइम, और कहां कहां आपका पैसा लगा हुआ है, क्या क्या चीजें आपने खरीदी हुई है। अब जो चीजें आपने खरीदी हुई है मतलब वहां पे आपका पैसा लगा हुआ है, तो उसको सब आप कहते हो एसेट्स। इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, एसेट्स। एसेट्स एक रिसोर्स होता है जहां से आपको बेनिफिट या मनी मिलने वाला है। ठीक है, उसको कहते हैं एसेट्स। तो हम बैलेंस शीट में बेसिकली क्या बताते हैं, एसेट्स, कि क्या क्या एसेट्स हैं जो हम ओन करते हैं, या क्या क्या ऐसे इंसान हैं जिनसे हमको पैसा मिलना बाकी है, वो सारे हमारे एसेट्स हो जाते हैं। और फिर कहां कहां हमको पैसा देना बाकी है, कहां से पैसा आना बाकी है और कहां से पैसा देना बाकी है। ठीक है, ये हमको देखना होता है। लेन देन क्या क्या चल रहा है, क्या क्या लेन देन बाकी है जो फ्यूचर में सेटल होगा,
ऐसा क्या क्या लेन देन बाकी है जो फ्यूचर में हम सेटल करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको आप कहते हो बैलेंस शीट। तो ये भी हिसाब किताब ओनर को हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें बनाना हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अकाउंटिंग का एंड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो ये कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो बेस है जहां से अकाउंटिंग की जाएगी, जहां से अकाउंटिंग की जाएगी उसको कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ लिया ऊपर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बुक कीपिंग। आप सारे रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें बनती हैं जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो बिजनेस के अंदर, परचेज बिल बनेंगे, सेल बिल बनेंगे, रिसीट्स, वाउचर्स, एग्रीमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे ये सब डॉक्यूमेंट्स डे टू डे बिजनेस में बनते हैं ट्रांजैक्शन करते समय। तो इसको आप पहले अरेंज करके रख दोगे। और मैंने बताया था फाइल्स क्रिएट होती हैं, प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम बनता है, टाइप वाइज, ईयर वाइज आप सारे फाइल्स बनाते हो। सेल फाइल एक जगह, सारे सेल बिल एक जगह, परचेज बिल एक जगह, वाउचर्स एक जगह, खर्चों के जो टेलीफोन बिल्स हैं, ये बिल्स हैं, वो बिल्स हैं, वो अलग, टैक्सेस अलग, इंश्योरेंस फाइल अलग, एसेट फाइल अलग, सब टाइप वाइज, नेचर वाइज, नीड वाइज आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, देर इज नो यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से आप फाइल्स को अरेंज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के फाइल्स बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि लिखा हुआ है भैया ये आर्ट फाइल बनानी है, ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स इन जनरल आर्ट है, ओपन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, अगर आपका कोई लॉ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो आपको फॉलो करना है, बट इन जनरल अकाउंटिंग जब आप कर रहे होते हो वो लॉ नहीं होता, वो आर्ट होता है, ठीक है। चलो, तो हमने पहले बुक कीपिंग कर ली, ठीक है। इमेजिनेशन आनी चाहिए, इस सब्जेक्ट का ये दिक्कत है, इमेजिनेशन आनी चाहिए। कैसी इमेजिनेशन आनी चाहिए मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है, इस टाइप का इमेजिनेशन आना चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, छोटा बिजनेस है, मीडियम है, बहुत बड़ा है, अलग अलग टाइप के फाइलिंग सिस्टम्स, एक इमेजिनेशन आपको होनी चाहिए। तो छोटा सा बिजनेस है तो इस टाइप का होता है, ड्रॉवर्स होते हैं, अंदर फाइल्स रखी होती हैं, टाइप वाइज आप फाइल्स रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग है। बहुत ही बड़ा बिजनेस है, मल्टी लोकेशनल, मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी सर्विस, लिस्टेड कंपनी हो, आप बहुत बड़े कंपनी हो, तो फिर आपका बुक कीपिंग कुछ इस तरह भी दिख सकता है, समझ रहे हो। तो अलग अलग है। तो बुक कीपिंग मतलब क्या, तो ये आपको ये ख्याल में आना चाहिए, सारा फाइलिंग सिस्टम जिसके अंदर सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करके प्रॉपर डेट वाइज रखे हुए, ठीक है। तो दिस इज बुक कीपिंग, ठीक है। आई रिपीट, दिस इज बुक कीपिंग। ये इमेजिनेशन हमेशा आपके माइंड में आनी चाहिए जब भी मैं बुक कीपिंग वर्ड बोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो बुक कीपिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। डेफिनेशन भी हम पूरा पढ़ेंगे, पहले पूरा ओवरव्यू बता देता हूं, ठीक है, रीड तो हम करेंगे ही सब। तो रिकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप होता है कि सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में, ठीक है। एक बुक बनाएंगे जिसका नाम है जर्नल बुक या सिर्फ जर्नल, ठीक है। और ये कैसे रिकॉर्ड होता है, बाय वे ऑफ अ जर्नल एंट्री, बाय वे ऑफ अ जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री पास होती है जिससे हम ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जर्नल एंट्री पास करना इन द जर्नल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एंटरिंग अ जर्नल एंट्री इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नलाइजिंग प्रोसेस उसको कहते हैं। और जर्नलाइजिंग अगर आप कर रहे हो मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग में आप हो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो गई है, कैसे पता चलेगा, जर्नल एंट्री से। अगर जर्नल के अंदर जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड कर लिया मतलब रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जर्नल एंट्री से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जर्नल एंट्री से सिर्फ क्या पता चलता है, जो दो एस्पेक्ट हैं, अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन हर इवेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसको आप ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में पढ़ोगे। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि दो इफेक्ट्स होते हैं, हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट जो भी आप रिकॉर्ड करते हो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट यानी दो इफेक्ट्स होते हैं, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। आई रिपीट, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट ऐसे दो एस्पेक्ट हमेशा होते हैं। और जर्नल एंट्री पास करने से बस हमको यही पता चलता है कि कौन सा अकाउंट
डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसके अमाउंट्स क्या है। बस इतनी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है बाय जर्नल एंट्री, जिससे आप प्रॉफिट लॉस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सिर्फ जर्नल एंट्री देख के आप ये नहीं बता सकते कि मुझे मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, मुझे कितना पैसा देना बाकी है, मुझे कितना पैसा मिलना बाकी है, मुझे कितना जीएसटी भरना है, मुझे कितना इनकम टैक्स भरना है। ये जो पूरी नीड है ये सिर्फ जर्नल एंट्री से आपकी पूरी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम आगे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं एक ही स्टेप में, इसीलिए अकाउंटिंग खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो जर्नल से सिर्फ क्या होता है, हमको एस्पेक्ट जो होते हैं, डेबिट क्रेडिट जो होते हैं, वो हमको पता चल जाते हैं। ठीक है, वी कम टू नो डेबिट डीआर एंड क्रेडिट सीआर। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पता चल जाता है, अकाउंट का नाम पता चल जाता है और उनके अमाउंट पता चल जाते हैं। मतलब एक रॉ डेटा जनरेट हो जाता है जिससे आप आगे और प्रोसेसिंग करते करते आपका एंड ऑब्जेक्टिव पता कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, जर्नल एंट्री पास कर दी जर्नल बुक के अंदर, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की, और हमको पता चल गया डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। दो एस्पेक्ट कौन से हैं सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी एक विजुअलाइजेशन सिर्फ आप क्रिएट करते जाओ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, कि हम अब क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाइंग। आए ख्याल में कि हम नेचर वाइज जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे अकाउंट हैं, जिसको डेबिट या क्रेडिट आपने किया है, उन सबको एक जैसे जो इफेक्ट्स हैं उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम उसका इफेक्ट निकाल पाए। इफेक्ट निकाल पाए का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल सैलरी, सैलरी का एग्जांपल हो। ठीक है, सैलरी मतलब क्या आपको पता है, सैलरी सबको पता है क्या होता है। ठीक है, तो हम सैलरी पे करते हैं। अब हम मंथली सैलरी पे करते हैं, हम मंथली सैलरी पे करते हैं ना, तो साल हर महीने एक 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 एंट्री आपने पास की होगी, साल में 12 बार आपने सैलरी पे की होगी। ठीक है, साल में 12 बार सैलरी अराइज होती है क्योंकि वो मंथली बेसिस पे दी जाती है। तो अब मुझे बताओ कि जर्नल एंट्री 12 बार आई है, अब तुमको अगर ये पता करना हो कि मैंने साल भर में कितना सैलरी का खर्चा किया है, बिजनेस ने साल भर में कितना सैलरी का खर्चा किया है, तो आप कैसे पता करोगे? समझ में आ रहा है क्या हम क्या निकालना चाहते हैं? अलग अलग जर्नल एंट्रीज हैं, हमको उसका एक नेट इफेक्ट निकालना है कि साल भर का सैलरी का खर्चा कितना है। तो हमको सारे सैलरी के जो इफेक्ट्स है वो एक जगह करने पड़ेंगे ना, तभी तो अलग से सैलरी का पूरा हिसाब किताब निकल पाएगा। तो उसको कहते हैं क्लासीफाइंग। हम हर इफेक्ट को, हम हर अकाउंट को, उसके जितने भी इफेक्ट साल भर में आए होंगे वो एक जगह लिखते हैं ताकि उसका एक नेट इफेक्ट निकाल पाए, और हर एलिमेंट का अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। एक्सपेंस है तो उससे क्या पता चलेगा कि साल भर का एक्सपेंस कितना है, कमाई है, कोई इनकम है तो साल भर की कमाई कितनी है वो आपको पता चल जाएगी। और ये सारे जो आप चीजें निकालोगे ये आपको प्रॉफिट और लॉस निकालने में यूज आएंगे, ये सब बैलेंस शीट बनाने में काम आएंगे। आए ख्याल में? तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो क्लासीफाइंग सर कहां होती है? क्लासीफाइंग के लिए एक अलग बुक बनाई जाती है जिसको कहते हैं लेजर। क्लासीफाइंग के लिए एक अलग बुक बनाई जाती है जिसका नाम है लेजर। ठीक है, तो लेजर बेसिकली क्या है? लेजर एक अलग बुक है जहां आप पोस्टिंग करते हो। ठीक है, ये जो जर्नल बुक आपने बनाई थी, डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, ये कहां पे लिखा हुआ है? जर्नल बुक में। तो जर्नल बुक से आप सारे जो इफेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर करते हो लेजर बुक में। ठीक है, तो इसमें दो स्टेप्स परफॉर्म की जाती हैं। पहला है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या है कि जर्नल से आप लेजर में इफेक्ट्स को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, इफेक्ट्स का मतलब क्या है? डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं पोस्टिंग। तो अगर कोई चीज डेबिट है तो वो अकाउंट में अपन डेबिट कर देते हैं। ठीक है, एक जैसे सैलरी, जैसे मैंने आपको बताया 12 बार वो डेबिट हुई होगी, हर महीने एक बार वो डेबिट होती है। डेबिट मतलब जो भी है, मैं बताऊंगा डेबिट क्रेडिट क्या होता है। मतलब 12 बार सैलरी का इफेक्ट आता है, तो वो हम क्या करेंगे, सैलरी का एक अलग अकाउंट बनाएंगे और 12 बार वो रिकॉर्ड कर लेंगे। जो एक चीज 12 बार आई है वो 12 बार उसकी पोस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, और फिर सेकेंड स्टेप परफॉर्म करनी होती है बैलेंसिंग, क्योंकि सिर्फ पोस्टिंग करने से कुछ भी नहीं पता चलता है। ठीक है, सिर्फ पोस्टिंग करने से कुछ भी नहीं पता चलता है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा।
और जब आप उसको बैलेंस करोगे तब उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है, तब उसका मतलब निकलता है। एग्जाम्पल देता हूं सिंपल, जो मैंने आपको सैलरी का बताया। सपोज ऐसा कुछ अकाउंट बनता है, ठीक है, टी फॉर्मेट में अकाउंट्स बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज सैलरी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका आता है डेबिट, राइट हैंड साइड आता है आपका क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ 12 बार सॉरी एंट्री आएगी, ठीक है, 12 बार एंट्री आएगी, 12 बार आपने सैलरी दी है साल भर में, तो 12 बार मतलब उसका इफेक्ट आएगा। तो सिर्फ इतने से आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा साल भर का सैलरी का खर्चा हुआ होगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपकी सैलरी है 10,000 महीना, आप पे करते हो सैलरी, ठीक है, ऐसे 12 बार 10,000 आया होगा। तो बस पोस्टिंग कर ली हमने, ठीक है, ये जो आप लिख रहे हो ना 10,000 और ये सब जो भी हम लिखेंगे इसको कहते हैं पोस्टिंग। अब इतने से भी देखो कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग करके 12 बार 10,000 लिख के कुछ फायदा नहीं है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, उसका एक बैलेंस निकालना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग करूंगा, और बैलेंस से मुझे पता चलेगा कि भैया ये टोटल जो अमाउंट है वो 1,20,000 है। 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 मतलब साल भर में जो इफेक्ट है सैलरी का वो है 1,20,000। और अब इस 1,20,000 का कोई मतलब निकलता है। क्या मतलब निकलता है कि साल भर का हमारा सैलरी का जो खर्चा है, सैलरी का जो खर्चा है, हम बिजनेसमैन हैं, हमने एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में हम उनको सैलरी दे रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा, ठीक है। तो ये साल भर का सैलरी का खर्चा हो गया 1,20,000। अब ये यूज किया जाएगा प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। आए ख्याल में? तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, ठीक है। तो हर जो इफेक्ट है, हर जो आइटम है, उसका इसी तरह से लेजर बनाया जाएगा। एक एक जो जो जर्नल में उसका इफेक्ट आया है वो इफेक्ट एक जगह ट्रांसफर किया जाएगा और उसका बैलेंस निकाला जाएगा, और वो बैलेंस कोई ना कोई यूज आएगा आगे प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट बनाने में, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब मैं आपको पहले एलिमेंट्स बता देता हूं ताकि मैं और बेटर वे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एलिमेंट्स बता देता हूं पहले, उसके एग्जाम्पल भी बता देता हूं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा उसको कहते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो 5 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है इनकम, ठीक है, इनकम या रेवेन्यू जो भी कहो, ठीक है। तो इनकम सबसे पहला एलिमेंट होता है। दूसरा है एक्सपेंस, ठीक है। तीसरा है आपका एसेट। चौथा है आपका लाइबिलिटी, ठीक है। और पांचवा है आपका इक्विटी या कैपिटल, ठीक है। ये 5 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। जो भी आप पीएनएल बैलेंस शीट जो भी बनाओगे, पीएनएल बैलेंस शीट को मिला के क्या कहते हैं कंपनी के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये वर्ड आप आगे पढ़ोगे सेकंड थर्ड चैप्टर में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी मैं कहूं तो आप समझ जाना कि वो उसके अंदर पीएनएल भी आ गया, उसके अंदर बैलेंस शीट भी आ गया, ठीक है। कलेक्टिव नाम है वो, कलेक्टिवली इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका इनकम। बोलो इनकम से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट आएंगे। इनकम सबसे बड़ी होती है सेल्स, ठीक है, जो हमने पढ़ी हुई है कि जब भी आप ट्रेडर हो, ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी इनकम क्या है, सेल्स। वो सिर्फ बेचता है, मेन उसकी जो कमाई है वो है सेल्स। जो भी गुड्स वो खरीदता है वो बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो कमाई मेनली कहां से आती है, सेल से, ठीक है। फिर अब ये सेल करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए उसको क्या क्या खर्चा करना पड़ता है, तो आपको कनेक्ट करना है सेल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सेल करने के लिए पहले परचेस करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट परचेस करना पड़ेगा। अब बिजनेस चलाने के खर्चे भी तो खर्चे ही है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए किए जा रहे हैं। तो अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे जो 1 to 1 आप सेल से कनेक्ट नहीं कर सकते, पर बिजनेस चलाने के लिए वो सारे खर्चे करने पड़ते हैं। और बिजनेस चला क्यों रहे हैं, प्रॉफिट करने के लिए। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाने के लिए आप जो भी खर्चे करते हो वो सब एक्सपेंस कैटेगरी में आएंगे। तो एक्सपेंस क्या होता है,
कमाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो, जो भी आप आउटफ्लो आपका जाता है, जो भी आप आउटफ्लो करते हो, जो भी आपके जेब से पैसे जाते हैं, वो होता है एक्सपेंस। ठीक है, तो परचेज सबसे बड़ा आपका एक्सपेंस हो गया। फिर जो मैंने आपको बताया था, आप सैलरी पे करोगे, रेंट पे प्रेमाइजेज होंगी तो रेंट भरना पड़ेगा, टेलीफोन के बिल आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आएंगे, ये सारा आपका खर्चा है प्रॉफिट कमाने के लिए जो आपको करना पड़ेगा, बिजनेस चलाने के लिए जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। फिर है कमीशन, ठीक है, काफ़ी बार एजेंट्स को कमीशन देनी पड़ती है। ठीक है, फिर है आपका स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक अकाउंट आप खोलोगे तो बैंक चार्जेस भरने पड़ते हैं। फिर आपके और क्या क्या है सोचो, अकाउंटिंग फ़ी जो मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग फ़ी, लीगल फ़ी, ठीक है, प्रोफेशनल फीस, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट, ठीक है, ऐसे बहुत लंबे लंबे बहुत सारे एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, ये सब एक्सपेंस है, ये सब आपका खर्चा है। ठीक है, और फिर आता है एसेट। ठीक है, एसेट इन जनरल, एसेट का मतलब होता है रिसोर्स। ठीक है, कोई भी रिसोर्स जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो, या जहां से आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में मेनली आते हैं पहले तो फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग, प्लांट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होगा। फिर है आपका फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, एसी, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आते हैं लाइबिलिटी, मतलब जहां आपको पैसा देना बाकी है। अब किन किन को आपको पैसा देना बाकी होता है? सबसे पहले होते हैं लोन, जिनसे पैसा लिया है उनको पैसा वापस करना बाकी रहता है। ठीक है, लोन्स, रिलेटिव्स आ गए, बैंक्स आ गए, जिनसे भी आपने लोन लिया है, पैसे लिए हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, वो सब आपके लाइबिलिटी में आएंगे, उनको आपको पैसा लौटाना बाकी होता है। अब मेनली तो लोन ही आता है, मतलब ऐसे पैसे जो बाहर वालों से आपने लिए, ओनर के अलावा, ओनर जो भी पैसा दे रहा है वो क्या आता है? कैपिटल। ठीक है, ओनर, ओनर का जो पैसा है वो पूरा हम अलग से दिखाते हैं, कैपिटल। और ओनर के अलावा जो भी बाहर के लोग हैं उनसे जो आप पैसे मांगते हो, लोन मांगते हो, उसको हम लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। ठीक है, तो लोन आ गया, तो इसमें भी बैंक लोन आ गया, या बैंक ओवरड्राफ्ट आप सुनोगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म बैंक से अगर आप पैसा लेते हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, वो भी बैंक का लोन के जैसा ही होता है। फिर कंपनी स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे नाम आएंगे। ठीक है, फिर कुछ पैसे जो आपको देना बाकी होता है। अब मुझे बताओ, पैसे देना किसको बाकी रहेगा? ठीक है, पहले आप ये सोचो थोड़ा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जिनसे आपने पैसे लिए हैं, जिनसे आपने पैसे लिए, जिनसे आपने लोन लिया है, उनको वापस करना होता है, वो तो लाइबिलिटी आएगी चाहिए। अब जिनसे आपने सर्विसेज ली हैं, ठीक है, ये जो आपने इतने सर्विसेज लिए हैं, मुझे बताओ, ये जो आपका खर्चा है, खर्चे को भी तो पे करना पड़ेगा ना। खर्चा खर्चा ही क्या, अगर पे ही ना करना पड़े तो? सोच के देखो, खर्चा खर्चा क्यों है? क्योंकि उसमें आउटफ्लो इन्वॉल्व है। तो हर खर्चा आगे चल के लाइबिलिटी बनता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, इनके पीछे कोई इंसान है जिनको आपको पैसे देने होते हैं। समझ रहे हो? जैसे परचेस, परचेस आपने किससे किया होगा? कोई ना कोई सप्लायर होगा, कोई ना कोई इंसान होगा ना जिसने सप्लाई किया है गुड्स, जिसने गुड्स को आपको सप्लाई किया, आप उसी को पैसे दोगे ना। उसको क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर्स। याद आ रहा है? तो सब में अलग अलग इस तरह से नाम आएंगे। तो क्रेडिटर को आपको पैसा देना बाकी होगा, तो वो यहां पे लाइबिलिटी में आ जाएगा, क्रेडिटर्स। फिर सैलरी किसको देते हो? सैलरी किसको देते हो भाई? एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉयज की लाइबिलिटी आएगी, फिर आप एम्प्लॉयज को पैसे दोगे। ठीक है, एम्प्लॉयज आपकी लाइबिलिटी में आएगा। ऐसे हर
एक्सपेंसेस के पीछे कोई ना कोई इंसान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीफोन का बिल आ रहा है तो टेलीफोन में भाई कोई ना कोई कंपनी होगी ना, जियो, तो जियो कंपनी आएगी, वो भी एक पर्सन में आता है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी टाटा या जैसे हमारे यहाँ है एमएसईबी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग है तो कोई ना कोई ट्रैवलिंग, या तो आईआरसीटीसी होगी या तो, ठीक है, एयर इंडिया होगा, कोई ना कोई कंपनी होगी, ठीक है। तो ऐसे हर एक्सपेंस के पीछे कोई ना कोई इंसान होगा, ठीक है। तो ये सारी भी लोग लाइबिलिटीज में आते हैं, उनको भी आपको पैसा देना रहता है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छे से देख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो, लिख लो फटाफट, ठीक है। इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस से ही आप क्या निकाल लोगे, इनकम एक्सपेंस से ही आपका प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम में से अगर आप एक्सपेंस माइनस कर लोगे तो जो बच जाएगा वो होगा प्रॉफिट। और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है, तो नेगेटिव साइन भी आ सकती है, इन दैट केस आप उसको कहोगे लॉस, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट, और अगर ये नेगेटिव फिगर आ रहा है तो हम इसको कहेंगे लॉस। क्लियर है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो जो बचेगा वो है प्रॉफिट। अगर इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है तो नेगेटिव फिगर आएगा, उसको कहेंगे लॉस। क्लियर है, तो इनकम एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट या लॉस आपको पता चल जाएगा, और ये जो है इनसे आप बना लोगे बैलेंस शीट, ठीक है। इसीलिए ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्हीं से पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। लिखो, चलो बढ़े आगे, चलो ठीक है, आगे ख्याल में, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका क्लासीफाइंग, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था बैलेंसिंग, तो बैलेंस पता चलेगा। अब बैलेंस जो मैं कह रहा हूं, बैलेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको साल भर का खर्चा, साल भर की कमाई, या हमको किससे पैसा मिलने वाला है तो कितना मिलने वाला है, नेट नेट कितना मिलने वाला है, नेट नेट किसको कितना पैसा देना बाकी है, एसेट्स लाइबिलिटीज, ये सब हमको निकालने हैं। तो ये बैलेंसेस होते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोई अकाउंट इनकम का है तो इनकम अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको क्या कहेंगे, साल भर का वो इनकम है, ठीक है। इनकम क्या होगा, एनुअल इनकम हम उनको मानेंगे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में काम आएगी, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर निकालने में काम आएगी। फिर अगर वो एक आइटम जो है, जो अकाउंट है, वो एक्सपेंस का होगा तो साल भर का हमारा खर्चा कितना है वो पता चलेगा, एनुअल एक्सपेंस, वो भी प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए यूज हो जाएगा। फिर अगर वो एसेट है तो उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। अगर वो कोई चीज है, वो कोई थिंग है जो आपने खरीदी हुई है, तो बस वो उसकी वैल्यू बताएगा कि इतने वैल्यू का आइटम आपके पास है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख रुपए, उसका बैलेंस आया 50 लाख रुपए, इसका क्या मतलब है कि 50 लाख की बिल्डिंग आपके पास है, वो आपका एसेट है, आप उसके ओनर हो, आप उसको यूज कर सकते हो, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक एसेट बन जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू है, 50 लाख की बिल्डिंग है आपके पास, ये उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो जो भी चीजें हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, एसी है, व्हीकल है, ये सारे थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो आपने खरीदे हुए हैं, तो ये सब उनकी वैल्यू बताएगा कि आपके उसमें क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है। और फिर आता है कुछ लोग आएंगे, पर्सन्स, तो उसका मतलब निकलेगा रिसीवेबल, कि ये सारे लोगों से आपको कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। इंसानों के बैलेंसेस को, एसेट साइड में अगर कोई इंसान है तो उसका मतलब होता है कि इतना पैसा इस इंसान से मुझे मिलना बाकी है, उसको कहते हैं रिसीवेबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल डेटर्स,
डेटर्स कौन थे? जिनको आपने उधारी में गुड्स बेचे थे, ठीक है, तो उनसे पैसा मिलना बाकी है। तो डेटर में अगर दिख रहा है 1 लाख रुपए, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि 1 लाख रुपए डेटर से मुझे आना बाकी है, मिलना बाकी है, ठीक है। तो डेटर्स हो गए, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका बैंक बैलेंस है, तो बैंक से आपको उतना पैसा लेना बाकी है। आपके पैसे बैंक के पास पड़े हैं जो आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग 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 इंसानों के अकाउंट में भी एसेट साइड में आ सकता है बैलेंस। और फिर आते हैं लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी में नॉर्मली पर्सन ही आते हैं, ठीक है, मतलब वो है पेबल्स। इन सारे लोगों को आपको पैसा देना बाकी है। क्रेडिटर है तो उसको उतना पैसा देना बाकी है, एम्प्लॉई का है तो उसको उतना पैसा देना बाकी है। सारे जो लाइबिलिटी के अकाउंट हैं वो इंसानों के ही होते हैं, और मतलब उनको उतना पैसा हमको देना बाकी है, ठीक है। तो ऐसे इसका इंटरप्रिटेशन निकलता है, बैलेंस से इसका इंटरप्रिटेशन आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेलेवेंस बैलेंसिंग का, ठीक है। तो बैलेंसिंग का स्टेप जैसे ही हो गया, मतलब आपका क्लासीफाइंग हो गया, आपको हर आइटम का बैलेंस पता चल गया, हर आइटम का बैलेंस आपको पता चल गया है, और अब इससे आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप आती है, दैट इज कॉल्ड एज समराइजिंग। समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग स्टेप में सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, सबसे बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। ऐसी 3 चीजें हम बनाते हैं, ठीक है। अब पिछले स्टेप में क्या बन गया था मुझे बताओ, पिछले स्टेप में आपने क्या बनाया? पिछले स्टेप में आपको सारे अकाउंट के बैलेंसेस पता चल गए। जितने भी अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट हो गए, इनकम कैटेगरी के अकाउंट हो गए, लाइबिलिटी कैटेगरी के अकाउंट हो गए, एसेट कैटेगरी के अकाउंट हो गए, कैपिटल हो गया, ये सारे जो कैटेगरीज हैं इसके अंदर जितने भी अकाउंट होंगे उन सबके बैलेंस आपको पता चल गए। अब आपने अकाउंटिंग जो भी अभी तक की है वो सही ढंग से की है कि नहीं, वो पहले चेक किया जाता है। नहीं तो ऐसा ना हो कोई एरर निकल जाए, प्रॉफिट लॉस निकल चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, बाद में आपको पता चल रहा है कि आपसे कुछ गलत हो गया है, कुछ एरर हो गई है। अब एरर हो गई है मतलब आपका प्रॉफिट लॉस गलत हो गया, आपकी बैलेंस शीट भी गलत मानी जाएगी। तो कोई एरर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए पहले हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। नाम में ही मीनिंग है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस करने का ट्रायल चल रहा है, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं कि ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या बैलेंस कर रहे हैं हम? डेबिट और क्रेडिट को टैली कर रहे हैं, ठीक है। दो ही इफेक्ट होते हैं ना, एक इफेक्ट होता है डेबिट और एक इफेक्ट क्रेडिट। दोनों ये जो इफेक्ट्स हैं ये ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होते हैं, दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, और दो ही इफेक्ट हैं, तो दोनों का अमाउंट तो इक्वल आना चाहिए ना। यही तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि दो ही इफेक्ट हैं और हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली होगा। और बस हम वही चेक कर रहे हैं कि हमसे रिकॉर्डिंग करते समय, क्लासीफाइंग करते समय, ऊपर जितने भी स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं इसमें कहीं गलती तो नहीं हो गई। गलती हुई होगी तो यहां डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं, इसको कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकल ये जो भी प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट हमने किए हैं ये सब बरोबर किए हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और अगर ये हो रहा है मतलब हम समझेंगे कि ठीक ठाक अकाउंटिंग हो चुकी है, कोई अरिथमेटिकल एरर हमने नहीं की है, तो हम अब प्रॉफिट लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे हम बनाते हैं पीएनएल, जो बेसिकली क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये ऐसे हम निकाल लेंगे। और फिर बैलेंस शीट में क्या बनता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, जो भी बाहर का पैसा है, आउटसाइड लाइबिलिटी, और जो भी ओनर का पैसा है, प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हम टैली करते हैं। तो ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज टैली होना चाहिए, दोनों चीज़ें टैली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा मोटिव पूरा हो जाता है। यहाँ पे हमको पता चल जाता है प्रॉफिट है कि लॉस है, हमको पता चल जाता है हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमको पता चल जाता है टैक्सेस कितने भरने हैं, हमको पता चल जाता है भाई कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आना बाकी है, कहाँ कहाँ कितना पैसा देना बाकी है। हर जो बेसिक 5-6 हमने सवाल देखे थे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं वो यहाँ तक आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, ठीक है। ऐसा कुछ आपका प्रोसेस दिखता है, ठीक है, बना लो।
बना लो, ठीक है। बुक कीपिंग से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होगा जर्नल बुक में बाय वे ऑफ अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करके आपको पता चलेगा डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ। फिर उसको हम एक जैसे जो सिमिलर इफेक्ट्स हैं एक जगह कर लेंगे, उसको कहते हैं क्लासीफाइंग। उसके लिए एक अलग बुक बनेगी जिसका नाम है लेजर। लेजर में दो स्टेप्स परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहला होता है पोस्टिंग। जर्नल बुक से एक एक डेबिट क्रेडिट एक एक अकाउंट के अंदर पोस्ट किया जाता है, इफेक्ट्स को ट्रांसफर किया जाता है, और फिर एक एक जो अकाउंट है उसका बैलेंस निकाला जाता है। इनकम है तो उसका बैलेंस निकालो, एक्सपेंस के आइटम्स है तो उनका बैलेंस निकालो, लाइबिलिटी के अकाउंट्स है आइटम्स है तो उनका बैलेंस निकालो, एसेट्स के आइटम्स है उनका बैलेंस निकालो। हर अकाउंट का बैलेंस हम निकाल लेते हैं इन द क्लासीफाइंग, ठीक है। और इस बैलेंस का इंटरप्रिटेशन निकलता है, ठीक है। और फिर हम फाइनल स्टेप परफॉर्म करते हैं, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग स्टेज हमारा लास्ट स्टेज होता है जिसमें हमको प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट पता चल जाती है। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट निकालने के पहले हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ताकि हमको डेबिट और क्रेडिट की टोटल टैली हो रही है कि नहीं वो हमको पता चल जाए। और नहीं हो रही है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एरर को पहले ढूंढो, एरर को करेक्ट करो और फिर से ट्रायल बैलेंस बनाओ। और जैसे ही ट्रायल बैलेंस टैली हो जाती है फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो फिर हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस करके, और हम बैलेंस शीट को बनाते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, विच कंप्राइजेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है। तीन ऐसे बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल, जो भी कहो, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस लिखो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस और ये हो गया आपके एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत फटाफट पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ नोट्स पे आ जाओ, ठीक है। नोट्स पे आ जाओ। नीड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आ जाओ। बिजनेस, नीड ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट लॉस के लिए है, कुछ ना कुछ गुड्स बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेन देन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका अल्टीमेट गोल होता है, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे। मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर्स, ठीक है। ऐसे दो प्राइमरी गोल होते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने का, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। दोनों हम पढ़ेंगे कौन सा बेटर होता है, किसके क्या प्लस पॉइंट होते हैं, किसके क्या माइनस पॉइंट होते हैं, ये सब टॉपिक आपको आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस करने के। नो बिजनेस कैन रन इन आइसोलेशन, ठीक है। आपको लोगों के साथ काम करना होता है, एम्प्लॉयज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए यानी सप्लायर्स जिनसे आप गुड्स खरीदते हो, फिर आपके कस्टमर्स हो गए जिनको आप गुड्स बेचोगे, गवर्नमेंट के साथ भी आपको तालमेल रखना है, रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, टैक्सेस भरने होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स यानी जो आपके ओनर्स हैं, तो ये सारे लोग होते हैं, आपको लोगों के साथ चल के बिजनेस करना होता है। आप अलग थलग अकेले बिजनेस नहीं कर सकते हो, पूरी दुनिया इंटरेक्ट करती है, अलग अलग लोग हैं जो आपसे फाइनेंशियली इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नो बिजनेस कैन रन इन आइसोलेशन, आप अपने आप को गुड्स नहीं बेच सकते, अपने आप से खरीद रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, ऐसे आइसोलेशन में अकेले में काम नहीं होता, एक्सटर्नल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लार्जली द बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय पीपल कमिंग टुगेदर विद अ पर्पस टू सर्व अ कॉमन कॉज, ठीक है। सबका एक कॉमन पर्पस होता है, कमाना। एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ रहा है, सैलरी कमानी है, क्रेडिटर्स आपको गुड सप्लाई कर रहा है, उसको कमाना है, समझ रहे हो। हर इंसान को कुछ ना कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ उसका एक पर्पस है।
कस्टमर है तो उसको गुड्स कंज्यूम करने हैं, उसको गुड्स चाहिए, गुड्स में से बेनिफिट डिराइव करना है, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस चाहिए, एम्प्लॉय को अपनी सैलरी चाहिए, लैंडलॉर्ड जो है जो आपको बिल्डिंग यूज करने के लिए दे रहा है उसको अपना रेंट चाहिए, सब फाइनेंशियली एक कॉमन कॉज से कनेक्टेड है, ठीक है, सबको कमाना है। दिस टीम इज ऑफन रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को आप ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एंटिटी, ये सब वर्ड्स देते हो। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल विच कुड बी इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। अभी लीगल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, आपके सब्जेक्ट में है एसबीईसी, एसबीईसी सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे कि अलग अलग क्या बिजनेस के फॉर्म्स लीगली हो सकते हैं, बिजनेस आप क्या क्या स्ट्रक्चर में लीगली कर सकते हो। तो सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, नाम में ही मीनिंग है, सोल मतलब एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, अकेला वो ओनर है। फिर पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप बना के पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। या फिर आप एक कॉर्पोरेट बॉडी बना लो, यानी आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी बना लो। कंपनी अपने आप में एक सेपरेट पर्सन होती है, ऑन पेपर उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, तो आप कंपनी बना लो या आप एलएलपी बना लो, दोनों आर्टिफिशियल पर्सन होती है, दोनों कॉर्पोरेट बॉडीज मानी जाती है, ठीक है। डिटेल में आप एसबीसी में पढ़ोगे। The rules of any business are based on general principles of trade, social values, and statutory framework encompassing national for और इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। मतलब आप जहां काम कर रहे हो उसके तौर तरीके, उस जो चलता है वहां पे, ट्रेडिशंस, कस्टम्स जो होते हैं उसके हिसाब से बिजनेस चलता है, ठीक है। While these variables could be different for different business, different countries, etc., ठीक है, सबके लिए अलग होगा, ट्रेडर के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है, सबके लॉज अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, इंडिया के तौर तरीके अलग हैं, चाइना के अलग हैं, यूएस के अलग हैं, ठीक है, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा जो फील्ड है ये आर्ट है, आर्ट अलग अलग होता है, ये लॉ नहीं है जो सबके लिए सेम होगा, अलग अलग है सबके लिए। जो चीज जहां चलती है, जिस तरह से करनी होती है उस तरह से की जाती है, ठीक है। द बेसिक पर्पज इज टू एड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। सब लोग कर एक ही रहे काम रहे, कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं और उसमें से कमा रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे कमा रहा हूं और आपकी डिमांड फुलफिल कर रहा हूं, आपको एक सेटिस्फैक्शन दे रहा हूं, बस, और कुछ भी नहीं। द बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर्स रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो, एंड हैव मल्टीपल यूजेस, ठीक है। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि चीजें कम है लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव यूज है, मल्टीपल यूज, मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल काम के लिए आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। इसीलिए सोचना पड़ता है किसको कहां यूज कर पाए, किसका बेस्ट यूज हम कौन से रिसोर्स का कैसे करें। primarily in terms of material, labor, machines, फैक्ट्रीज एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। इसी को आप इकोनॉमिक्स में कहते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेन, मनी, मशीन्स, मटेरियल, ठीक है, ये सारे मिला के ही आप बिजनेस करते हो। द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दीज रिसोर्सेज आर मैनेज, जितना एफिशिएंटली आप मैनेज करोगे उतना कॉस्ट कम आएगा और उतना प्रॉफिट आपको ज्यादा बचेगा, ठीक है। Therefore, there is a need to ensure that the businessman tracks the use of these resources, ठीक है। तो यहां आप देखो अकाउंटिंग एंगल आ रहा है, सब अकाउंटिंग एंगल आ रहा है कि पता कैसे चलेगा कौन सा रिसोर्स कहां यूज किया। हिसाब किताब रखोगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर कोई हिसाब किताब ही नहीं, कोई कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है, याददाश्त के बेसिस पे आप कब तक बिजनेस चलाओगे और कितना एक्यूरेटली कर पाओगे, कितना एफिशिएंटली आप कर पाओगे। याददाश्त के बेसिस पे तो आप भूल जाओगे ना, गलतियां होंगी, याद ही नहीं आएगा ये पैसा किसको दिया था, किससे कितना पैसा आना बाकी था, कोई चीज का कितना बेनिफिट मिला, कुछ भी आप कितनी चीज याद रख पाओगे, आपको कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी। और जब द मोमेंट आप हिसाब किताब रखना है वो उसी को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो वही वो पूरा कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को कि रिसोर्सेस आपको जिम्मेदारी से यूज करने होते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस उस पर डिपेंड होता है और उसके लिए आपको अकाउंटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आप यूज को ट्रैक कर पाओ। द रिसोर्सेस आर नॉट फ्री, ठीक है, कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं है, कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं। अगर आप खरीद रहे हो तो आपको तो पैसे देने ही है, किसी और का आप यूज करोगे तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, किसी का बिल्डिंग यूज करोगे तो उसको रेंट देना पड़ेगा, किसी को अपने लिए काम करने के लिए कहोगे उसको सैलरी देनी पड़ेगी, किसी और का पैसा यूज करोगे तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हर रिसोर्स का कुछ ना कुछ चार्ज होता है, कोई भी रिसोर्स फ्री नहीं है, पैसा फ्री नहीं है, इंटरेस्ट देना होता है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग फ्री नहीं है, रेंट देना पड़ता है, जो सर्विसेज हैं सैलरी देनी पड़ती है, मटेरियल खरीदना है तो क्रेडिटर को पैसे देने पड़ते हैं, हर रिसोर्स का एक चार्ज होता है, नो रिसोर्स इज फ्री, ठीक है।
and thus one must be careful to keep an eye on the cost of acquiring them as well. As the basic purpose of business to make profit, ठीक है, पर्पस प्रॉफिट है तो आपको दोनों पे ध्यान रखना है, इनकम पे भी ध्यान देना है, एक्सपेंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो प्रॉफिट लॉस आता है ना। तो कमाई को बढ़ाने की कोशिश करना है और खर्चे को कम करने का कोशिश करना है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे। One must keep an ongoing track on the activities undertaken in the course of business. Two basic questions would have to be answered. What is the result of any business operation? This will be answered by finding out whether it has made profit or it has made a loss. तो प्रॉफिट लॉस सबसे बड़ा सवाल होता है कि नेट नेट कमाया या गवाया, नेट नेट कमाया या गवाया। जैसे माँ बाप आपसे, या माँ बाप नहीं, टीचर्स भी, या कोई भी इंसान आपसे अल्टीमेटली आपका मतलब क्या पूछता है आपसे, बताओ मुझे। बहुत मतलब ये मतलब बहुत इमोशनल क्वेश्चन है कि यार ये लोग एफर्ट नहीं देखते आपके, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी रातें आप सोए नहीं, कितना आपने टेंशन लिया, कितना प्लानिंग किया, कितने प्लान्स बनाए, कितने टेस्ट सीरीज दिए, कितनी रिविजन्स की, कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्या पूछा जाएगा बताओ मुझे, क्या पूछेंगे आपसे? सब लोग आपसे रिजल्ट पूछेंगे, पास हुआ या फेल हुआ। बस यही सच्चाई है, यही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपसे सिर्फ सक्सेस या फेलियर, पास या फेलियर पूछा जाएगा। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी जो बाहर के लोग हैं वो आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, भैया बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है? आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, कितना कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए आप कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, आपके जो एफर्ट्स हैं कोई नहीं देखता। एंड रिजल्ट क्या है वही पूछा जाता है, वही मायने रखता है। तो ये हर जगह है, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, आपके इसमें भी है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, स्टिल आपका जो एंड रिजल्ट है आपके एफर्ट्स का, वो पास या फेल में ही तोला जाएगा, ठीक है। ये मतलब अनफॉर्चुनेट है पर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, साल भर जो भी आपने किया, कितनी भी मेहनत की होगी, कितनी भी शिद्दत से आपने काम किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस से डिसाइड होगा कि आपने काम ढंग से किया कि नहीं किया। फिर है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रिसोर्स एक्वायर्ड, ठीक है, जो भी एसेट्स आपने बाय किए उनका पोजीशन कितना है, उनका वैल्यू कितना है, एंड यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस, और मिस यूज तो नहीं हुआ, ओनर ने पर्सनल यूज कर लिया, एम्प्लॉइज ने पर्सनल यूज कर लिया, रिसोर्सेस जो बिजनेस के पैसों से खरीदे गए हैं वो बिजनेस के लिए ही यूज हो रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर दीज रिसोर्सेज फाइनेंस्ड, कहां से पैसे आए थे इनके, एंड वेयर डू द फंड्स कम फ्रॉम, ठीक है, इनके पैसे कहां से आए थे और आपका कितना पैसा भी देना बाकी है, ठीक है। लेन देन बैलेंस शीट आपको पता करना होगा। ये दो बहुत बड़े सवाल हैं जो आपको पता करने होते हैं। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर टू बी फाउंड कंटिन्यूअसली, एंड द बेस्ट वे टू फाइंड देम इज टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, जिसको आप ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कहते हो। Recording business activities has to be done in a scientific manner so that they reveal the correct outcome. समझ रहे हो, रैंडमली अपने हिसाब से नहीं कर सकते, एक तौर तरीका होना चाहिए, एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, और वो साइंटिफिक तरीका ही होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो मैंने आपको बताया था, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो साइंटिफिक है, क्योंकि वो प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव करते हैं सर? ट्रायल बैलेंस से। याद आ रहा है, ट्रायल बैलेंस ही प्रूफ होता है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्योंकि टैली होते हैं, इसीलिए उसको साइंटिफिक माना जाता है, बिकॉज इट कैन बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? तो साइंटिफिक जो टैली कर सकते हैं, और टैली मतलब क्या है कि डेबिट और क्रेडिट की टोटल इक्वल आती है, ठीक है, वो है, और वो करेक्ट है, तब आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि जो चीज है वो सही है, करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। द साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव सोल्यूशन. It is a branch of social studies. This study material aims at giving a platform to students to understand the basic principle concept which can be applied to accurately measure the performance of the business. ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड है कि भाई बिजनेस में अकाउंटिंग की क्या नीड है। समझ में आ रहा है? तो आप पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा आपको कि अल्टीमेटली अकाउंटिंग तक हम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। क्लियर है? तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस देख लिया, स्टेप्स देख लिए, कुछ कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, फिर हमने डिटेल में सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब बार बार ये नाम आएगा,
तो आज ही अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना है, होमवर्क है आपका, अच्छे से एक बार रीड आउट कर लो। एक्सपेंस कहूँगा तो आपको 2-4 एग्जाम्पल याद आने चाहिए। अगर आप साइंस वाले हो तो ही आपको करना है, कॉमर्स वालों को कोई दिक्कत नहीं। साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ। इनकम कहूँ तो आपको सेल्स याद आना चाहिए, लाइबिलिटी कहूँ तो लोन्स या जो जो पैसा देना बाकी होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ चीज़ें आपको थोड़ी टफ लग रही हो अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ। लाइबिलिटी मतलब पैसा देना बाकी है, एसेट मतलब बेनिफिट या पैसा मिलना बाकी है, कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, तो उसको हम एसेट कहते हैं। तो ऐसे अपनी लैंग्वेज में आप लिखते जाओ, ठीक है। साइंस वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत कवर अप करना पड़ेगा, तो अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दो। और मैं सब इजी लैंग्वेज में ही बता रहा हूं, बस आपको लिखते जाना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये पूरा हमने पढ़ लिया, फिर हमने पूरा इंट्रो पढ़ लिया है, ठीक है। कल मैं आगे बढ़ूंगा और कल मैं अब एक एक एलिमेंट पढ़ के भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये ग्रोसरी दी है, तो यहां से अब मैं कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ट्रांजैक्शन इवेंट, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ट्रांजैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं आपको, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाएंगे, जो जो मुझे लगा आपको अभी के अभी समझ में आते जाएगा। और कल फिर हमने जो आज पढ़ा है उसका भी रीडिंग कर लेंगे। जैसे कल हम पूरा ये पढ़ लेंगे जो आज हमने कंसेप्ट वाइज पढ़ा, कल हम रीड करके अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, जैसे हमने आगे के 3 स्टेप नहीं पढ़े तो इसका क्या रोल होता है, सब हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। कल हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो 3 स्टेप हमने पढ़ लिए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। और कल मैं इसके आगे के स्टेप्स बताऊंगा, विच इज एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आगे के 3 स्टेप्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, क्या उसका पर्पस होता है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा एक फ्लो अच्छे से A to Z समझ में आ जाएगा। और ये हम कल डायग्राम भी पढ़ेंगे, तो पूरा जो प्रोसेस है वो और अच्छे से आपको डिटेल में और समझ में आएगा, ठीक है। तो कल हम पूरा ये रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो एलिमेंट्स भी हैं, ये सब भी मैं रीड करके आपको एक और बार अच्छे से रिवाइज करा दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग के पूरा तौर तरीके, प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, सब हम नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।